आज हम 2026 की नई जॉम्बी सीरीज ब्लड क्रूज के तीसरे एपिसोड को जारी रखेंगे। कहानी वहीं से शुरू होती है जहां लास्ट एपिसोड समाप्त हुआ था। एक घातक वायरस लग्जरी क्रूज शिप पर तेजी से फैल रहा था, लेकिन सिग्नल जानबूझकर नष्ट कर दिए जाने के कारण अभी भी कई यात्री इस खतरे से पूरी तरह अनजान थे। बार में आराम से मौजूद भीड़ को देखते हुए सीसीटीवी कैमरों पर नजर रख रही अन्ना बेहद चिंतित थी, लेकिन वह किसी भी तरह दूसरी तरफ संपर्क नहीं कर पा रही थी। दूसरी ओर रेस्तरां में मौजूद लोग पहले ही ज़ॉम्बीज़ के हमले का शिकार हो चुके थे। तभी एक अनजान सुरक्षा गार्ड वहां से गुजरा। आवाज सुनते ही वह तुरंत अंदर चला गया। यह दृश्य देखते ही उसने अपने साथी को तुरंत सावधान किया, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। जल्द ही रेस्तरां में मौजूद लोगों ने दरवाजे के बाहर से दर्दनाक चीखें सुनी, लेकिन उनके पास दूसरों की चिंता करने का समय नहीं था, क्योंकि अंदर मर चुका व्यक्ति भी उसी समय दोबारा जिंदा होकर उठ खड़ा हुआ। सामने यह दृश्य देखकर सभी लोग डर गए। दूसरी ओर अन्ना सिर्फ अपने साथियों को देख सकती थी। सौभाग्य से तभी उसे याद आया कि आज फ्रंट डेस्क पर अभी भी एक सहकर्मी मौजूद है। उसने उससे संपर्क किया और कहा कि तुरंत घोषणा करके सभी मनोरंजन स्थलों को बंद कराया जाए, सभी यात्रियों को अपने अपने कमरों में लौटने के लिए कहा जाए और सभी कर्मचारियों को कैंटीन में आपातकालीन बैठक के लिए बुलाया जाए। इसी बीच अभी अभी जॉम्बी को मार चुकी पिया भी यह घोषणा सुनकर कैंटीन की ओर चल पड़ी। उसी समय अन्ना भी कैंटीन पहुंची, लेकिन वहां पहुंचकर उसने देखा कि फ्रंट डेस्क वाली सहकर्मी गायब थी। वहां केवल डैन खड़ा था। तभी उसे अचानक याद आया कि कुछ समय पहले उसे काटा गया था, लेकिन उसके हाथ को पूरी तरह सही देखकर घबराई हुई अन्ना ने ज्यादा नहीं सोचा। उसे लगा कि शायद उस समय की अफरा तफरी में उसे गलतफहमी हुई होगी। उसे बिल्कुल भी पता नहीं था कि कुछ उच्च स्तर के जॉम्बी स्वयं ठीक होने की क्षमता रखते हैं। दूसरी ओर डैन को जैसे ही पता चला कि सभी कर्मचारी बैठक के लिए जा चुके हैं, उसने तुरंत समझ लिया कि यह एक बेहतरीन मौका है। अगर वह इन सभी लोगों को एक साथ खत्म कर दे तो पूरे क्रूज शिप की व्यवस्था पूरी तरह बिखर जाएगी। यह सोचते ही वह और उसका साथी जहाज में घूमने लगे और लगातार उन निम्न स्तर के ज़ॉम्बीज़ को नियंत्रित करने लगे जिनके पास कोई सोचने समझने की क्षमता नहीं थी। इसी दौरान घोषणा सुनकर साइमन और उसकी बहन अपने कमरे की ओर लौट रहे थे, लेकिन रास्ते में वे उस रेस्तरां के पास से गुजरे जहां दूर अफरा तफरी मची हुई थी। उन्होंने तुरंत इस दृश्य को रिकॉर्ड करना शुरू कर दिया, लेकिन अगले ही पल उनकी गंध सूंघकर ज़ॉम्बीज़ का झुंड उनकी ओर दौड़ पड़ा। दोनों भाई बहन घबरा कर भागने लगे, लेकिन पता नहीं क्या हुआ कि रास्ते में उनकी मुलाकात अपने पिता से हो गई, जो उन्हें ढूंढने के लिए बाहर निकले थे और अभी अभी जागे थे। उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था, लेकिन दोनों के पास समझाने का समय नहीं था। वे अपने पिता को लेकर भागने लगे। तभी पीछे से पागल जॉम्बी उनका पीछा करते हुए आ पहुंचे। चारों ओर से घिरते ज़ॉम्बीज़ को देखकर तीनों घबरा कर दौड़े। सौभाग्य से एक दयालु वेटर ने समय रहते उन्हें अंदर आने दिया और ज़ॉम्बीज़ के पहुंचने से कुछ क्षण पहले दरवाजा बंद कर दिया, लेकिन वहां का मुख्य दरवाजा ज्यादा देर तक टिक नहीं सकता था और उस जगह से बाहर निकलने का कोई दूसरा रास्ता भी नहीं था। तभी सौभाग्य से इधर उधर घूम रहे डैन और उसका साथी वहां पहुंच गए और उन्होंने बाहर मौजूद ज़ॉम्बीज़ का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। केवल एक ज़ॉम्बी वहीं रुका रहा और जाने को तैयार नहीं हुआ। कुछ देर बाद दरवाजा भी टूट गया। जल्द ही ज़ॉम्बी अंदर आ गया, लेकिन उसे उन तीनों का कोई पता नहीं चला, क्योंकि वे तीनों स्विमिंग पूल फव्वारे के बीच में छिपे हुए थे। वेटर भी ज्यादा देर तक वहां रुकने की हिम्मत नहीं कर पाया। मौका मिलते ही वे चुपचाप वहां से निकल गए। दूसरी ओर रेस्तरां में मौजूद लोगों ने जॉम्बी को बांध दिया था, लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि वायरस कैसे फैलता है, इसलिए जिस व्यक्ति को काटा गया था उसे नहीं बांधा गया। तभी बाहर सब कुछ शांत हो गया। किसी ने हिम्मत करके दरवाजा खोला और देखा कि जॉम्बी सचमुच गायब हो चुके हैं। और तभी बुजुर्ग दंपति अभी सोच ही रहे थे कि काटा गया व्यक्ति अचानक जॉम्बी होकर सभी पर टूट पड़ा। रेस्तरां में फिर से अफरा तफरी मच गई। सभी लोग दरवाजे की ओर भागे। बाहर निकलने की कोशिश में भीड़ इतनी ज्यादा हो गई कि रास्ता जाम हो गया। सौभाग्य से एलन सबसे पीछे रह गया और उसने अपने साथियों को भागने का मौका देने के लिए दरवाजा बंद कर दिया। कोई और रास्ता नहीं था। दोनों घबरा कर भागने लगे, लेकिन कमरे की ओर जाते समय उन्हें दीवार की ओर मुंह करके छिपा हुआ एक बच्चा दिखाई दिया। दयालु बुजुर्ग महिला तुरंत उसकी ओर बढ़ी, लेकिन अगले ही पल सौभाग्य से उनका कमरा ज्यादा दूर नहीं था और दोनों किसी तरह जॉम्बी के पहुंचने से पहले अंदर घुस गए। लेकिन अब वे भी कमरे के अंदर पूरी तरह फंस चुके थे। उसी समय क्रूज शिप पर मौजूद लगभग सभी कर्मचारी कैंटीन में इकट्ठा हो चुके थे। सभी सुरक्षा प्रमुख के आदेश का इंतजार कर रहे थे, लेकिन वह कोई निर्णय नहीं ले पा रहा था। यह देखकर अन्ना ने खुद ही नेतृत्व संभाल लिया। उसने सुझाव दिया कि वह और कप्तान इंजन रूम जाए, जबकि बाकी लोग ऐसे इलेक्ट्रॉनिक उपकरण ढूंढें जिनसे बाहरी दुनिया से संपर्क किया जा सके। अगर जरूरत पड़े तो खिड़की भी तोड़ दी जाए। किसी भी तरह जहाज को जल्द से जल्द रोकना होगा, वरना बिना चालक के यह नेविगेशन के अनुसार अपने अगले पोर्ट की ओर बढ़ता रहेगा। आखिरी मोड़ पार करने के बाद यह सीधे पोर्ट से टकरा जाए।
जाएगा। अगर जहाज को रोक लिया जाए तो लाइफ बोट छोड़ी जा सकती है और लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला जा सकता है। इसी समय पिया काफी देर से नीचे छिपकर उनकी सारी बातें सुन रही थी। वह इंसानों की अगली योजना जल्द से जल्द जानना चाहती थी ताकि वायरस के फैलाव को रोकने की अपनी योजना बेहतर तरीके से बना सके। लेकिन किसी को भी यह नहीं पता था कि उसी समय डैन और उसका साथी ज़ॉम्बीज़ की पूरी भीड़ को नियंत्रित करके दरवाजे के बाहर पहुंच चुके थे और डैन अन्ना पर हमला कर देता है। और तभी पिया आ गई और पिया को लगा कि उसके बेटे को सामने वाले ने बहका दिया है और बूढ़े आदमी को मारने लगती है। और तभी डैन पिया से कहता है, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? यह योजना तो तुम्हारे बेटे की थी। यह सुनकर पिया और भी गुस्से में आ गई और उसने एक बार फिर डैन की टांग तोड़ दी और कहा, शायद जो कुछ भी हो रहा है उसकी वजह तुम ही हो। तभी उसे दरवाजा खुलने की आवाज आई और वॉल्टर वहां आ गया और बूढ़े आदमी को वहां से भाग जाने के लिए कहा। इसके बाद डैन मजबूर होकर लंगड़ाते हुए वहां से चला गया। वहीं पहली बार माँ और बेटा बैठकर दिल की बात करने लगे। पिया ने उससे कहा कि संक्रमण जमीन तक फैल जाएगा तो वॉल्टर कहता है, तुम बस यही कहते रहती हो कि संक्रमण फैल रहा है, हम युद्ध विराम पर नहीं हैं। यह सुनकर पिया को एहसास हुआ कि उसने हमेशा अपने बेटे को बहुत ज्यादा सुरक्षित रखा था। पिया समय समय पर घर इसलिए बदलती रहती थी ताकि इंसानों को उनके अमर होने का रहस्य पता न चल सके। लेकिन इस समय वॉल्टर उसकी एक भी बात सुनने को तैयार नहीं था। दूसरी ओर साइमन और उसके पिता भाग रहे थे। तभी उन्होंने बड़ी संख्या में लोगों को एक दिशा में भागते हुए देखा। दरअसल वे लोग मिलकर लाइफ बोट से भागने की तैयारी कर रहे थे। पिता अपने बेटे को लेकर तुरंत उनके साथ जाने लगे, लेकिन साइमन ने कहा कि उसकी माँ अभी तक नहीं मिली है और वह उसे अकेला छोड़कर नहीं जा सकता। उधर बुजुर्ग दंपति ने भी यह सब खिड़की से देखा। दोनों समझ गए कि वे यह मौका नहीं गंवा सकते। उन्होंने सावधानी से दरवाजा खोला और बाहर देखा। उन्हें पता चला कि दरवाजे के बाहर मौजूद ज़ॉम्बी जा चुके थे। इसी समय वॉल्टर और उसके साथी के नियंत्रण के बिना निम्न स्तर के ज़ॉम्बी भी कैंटीन छोड़ चुके थे। बचे हुए लोग बाहर निकल आए, लेकिन जो लोग बाहर निकले उन्होंने ध्यान नहीं दिया कि अन्ना अभी हुई अफरा तफरी में घायल हो चुकी थी। अन्ना ने कहा कि वह अकेले रहकर खुद पर नजर रखनी चाहिए क्योंकि उसे ज़ॉम्बी होने की आशंका है। साथियों के चले जाने के बाद उसने खुद को हथकड़ी से रेलिंग से बांध लिया ताकि अगर वह ज़ॉम्बी हो जाए तो किसी और के लिए खतरा न बने। किसी भी पल उसका परिवर्तन शुरू हो सकता था। उसी समय अन्ना और उसका साथी दर्द सहते हुए जल्दी से कंट्रोल रूम पहुंचे, लेकिन वहां पहुंचकर उन्होंने देखा कि कंट्रोल पैनल पूरी तरह नष्ट किया जा चुका था और कप्तान भी ज़ॉम्बी होकर बदल चुका था। अब जहाज को रोकने का एकमात्र तरीका था कि वे जहाज के सबसे नीचे स्थित इंजन कंट्रोल रूम तक पहुंचे और इंजन बंद करें, लेकिन वहां तक पहुंचना बेहद कठिन था। तभी उन्होंने देखा कि यात्री खुद ही लाइफ बोट उतारने की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि बिना प्रशिक्षण के लाइफ बोट चलाना कितना खतरनाक होता है, खासकर तेज रफ्तार से चल रहे क्रूज शिप पर। दोनों उन्हें रोकने के लिए नीचे दौड़े, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। गलत तरीके से संचालन करने के कारण लाइफ बोट सीधे लोगों समेत समुद्र में पलट गई। सौभाग्य से साइमन की अपने पिता से बहस हो गई थी और बुजुर्ग दंपति भी देर से पहुंचे थे, इसलिए वे मौत की उस नाव में सवार नहीं हुए। लेकिन अब उनके पास समय नहीं था और साइमन तुरंत अपनी माँ को ढूंढने निकल पड़ा। बुजुर्ग ने भी कहा कि वह मदद करेगा। वे सभी फिर से किचन में पहुंचे ताकि कुछ हथियार ढूंढ सकें। तभी कप्तान ने कहा कि उसकी तबीयत ठीक नहीं लग रही, इसलिए वे लोग पहले अपनी अपनी तैयारी करें। लेकिन किसी को पता नहीं था कि उसी समय वह पूरी तरह ज़ॉम्बी होने की कगार पर था। बाकी लोग चाकू, डंडे और कैंची जैसी चीजें हथियार के रूप में इकट्ठा करने लगे। वहीं उन्हें एक टेलीफोन भी मिला। साइमन ने अपने कमरे में फोन मिलाया। उसे उम्मीद नहीं थी कि कॉल सचमुच लग जाएगी। माँ यहीं है, वह जिंदा है। साइमन ने अपनी माँ से कहा कि वह कहीं न जाए, वह जल्द ही उसे लेने आएगा। माँ ने हामी भर दी, लेकिन उसे खुद भी नहीं पता था कि वह पहले ही ज़ॉम्बी हो चुकी। उसी समय दूसरी ओर पूरी तरह बदल चुकी अन्ना भी सक्रिय हो गई। दूसरी तरफ पिया अभी भी ज़ॉम्बीज़ से लड़ रही थी। तभी उसने गलियारे में अन्ना को देखा, लेकिन सामने पूरी तरह बदल चुकी अन्ना को मारने के बजाय उसने अपनी कलाई काटी और अपना खून उसे पीने के लिए दिया। पिया जानती थी कि यह तरीका हमेशा काम नहीं करेगा। उसने पहले कैंटीन में अन्ना को बोलते हुए सुना था। वह एक समझदार और दृढ़ विचारों वाली इंसान थी और उसके लक्ष्य भी पिया से मिलते थे। शायद उसके साथ मिलकर कोई समाधान निकाला जा सकता था। कुछ ही देर में अन्ना एक उच्च स्तर की ज़ॉम्बी बन गई और उसकी आंखों में फिर से चेतना लौट आई। इसके बाद पिया ने जोर लगाकर अपना अंगूठा काट दिया। अन्ना की मदद करने के बाद पिया उसे लॉबी में ले गई और कहा कि वह किसी इंसान का शिकार चुन ले, यही बेहतर तरीका है। लेकिन अन्ना, जिसकी इंसानियत अभी पूरी तरह खत्म नहीं हुई थी, ऐसा नहीं कर सकी। तभी एक महिला अपने साथ कीमती सामान से भरी ट्रॉली धकेलते हुए वहां से गुजरी और आखिरकार अन्ना ने अपना निर्णय ले लिया और उसने उस महिला को मार दिया। पिया ने कहा कि वह भले ही अच्छा इंसान न हो, लेकिन वह बिना वजह इंसानों की हत्या नहीं करती। वह केवल भूख लगने पर ही शिकार करती है। उसके अनुसार यही प्रकृति का नियम है। जैसे शेर और बकरी में अच्छा या बुरा नहीं होता। बकरी का शिकार
होने पर हमेशा उसी का पक्ष नहीं लिया जा सकता, क्योंकि शेर को भी जीवित रहने के लिए भोजन चाहिए, लेकिन वह एक सोचने समझने वाला प्राणी है, दिमागहीन निम्न स्तर का ज़ॉम्बी नहीं। अगर उन ज़ॉम्बीज को खत्म नहीं किया गया तो जैसे ही वे पूरे जहाज में फैलेंगे, वायरस पूरी तरह नियंत्रण से बाहर हो जाए। पिया की यह बात आखिरकार अन्ना के दिल को छू गई। दोनों ने मिलकर हर जगह ज़ॉम्बीज का सफाया करना शुरू किया, लेकिन कुछ देर बाद वे फिर रुक गए। इस तरह बहुत धीमी गति से काम हो रहा है, ऐसे तो कभी सभी ज़ॉम्बी खत्म नहीं होंगे, हमें इससे बेहतर तरीका सोचना होगा। दूसरी ओर वॉल्टर फिर से डैन के पास पहुंचा और कहा कि वह सिर्फ अपनी माँ को उससे बचाना चाहता, लेकिन डैन ने कहा कि अब उसे उसकी जरूरत नहीं है, क्योंकि उसने अपनी पुरानी शपथ से विश्वासघात किया है। और फिर वॉल्टर ने कहा, अगर मैं न होता तो तुम भी उन्हीं में से एक होते। तो डैन ने कहा कि वॉल्टर ने 100 साल से भी ज्यादा समय व्यर्थ गंवा दिया। उसने अपनी प्राचीन जाति का गौरव बिल्कुल भी नहीं दिखाया। वह सिर्फ अपनी माँ के पास लौटकर एक आज्ञाकारी बेटा बनने लायक। अब बस एक ही रास्ता बचा है, भागो। क्या वॉल्टर अकेला पड़ चुका और डैन कुछ कर पाएगा? क्या रसोई में मौजूद लोगों को कप्तान के ज़ॉम्बी होने का पता चल जाएगा? अपनी माँ को बचाने निकले साइमन का सामना किस हाल में होगा? क्या अन्ना क्रूज शिप के पूरी तरह तबाह होने से पहले कोई समाधान ढूंढ पाएगी? आखिर कहानी आगे किस दिशा में बढ़ेगी? मिलते हैं ब्लडी क्रूज के